कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र, जिसमें चौथा चैप्टर आपका पूर्ति। तो आज का हमारा टॉपिक है पूर्ति और जत्था के बीच अंतर। तो सामान्य भाषा में हम जत्था और पूर्ति यानी कि सप्लाई और स्टॉक दोनों का एक ही अर्थ समझते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो पहले जत्था का अर्थ दिया हुआ है कि प्रवर्तमान कीमत पर वस्तु बेचने की तैयारी हो तथा बेचने की तैयारी न हो तो ऐसे वस्तु के कुल प्रमाण को जत्था कहा जाता है। यानी कि जितना भी वस्तु है उत्पादक या व्यापारी के पास उन संपूर्ण वस्तु के प्रमाण को जत्था कहते हैं। भले उसे बेचना हो या न बेचना हो, लेकिन उसके पास जितना भी माल रखा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना भी माल स्टॉक में है वो सबका सब जत्था कहलाता है। और पूर्ति का अर्थ है कि प्रवर्तमान कीमत पर उत्पादन विक्रय करने के लिए तैयार न हो तो उसे जत्था कहा जाता है। यानी कि जो भी कीमत है, चालू कीमत, उस कीमत पर जो उत्पादक है वो वस्तु बेचने को तैयार न हो, वो सब वस्तु अपने पास रखना चाहता हो, कीमत बढ़ने का या तो इंतज़ार करना चाहता हो, तो वो भी सारी वस्तुएं जत्था कही जाती है। और उत्पादक प्रवर्तमान कीमत यानी कि चालू कीमत पर जितनी भी वस्तु बेचने की, जितना भी वस्तु का प्रमाण है उसे बेचने की तैयारी दर्शाता है, तो उसे पूर्ति कहते हैं। उदाहरण दिया हुआ है कि कोई उत्पादक के पास 500 वस्तुएं पड़ी हुई हैं, जिसमें से वो 300 इकाई बेचने के लिए तैयार है, यानी कि 300 वस्तुएं बेचने के लिए वो तैयार है, तो वो 300 इकाई पूर्ति कहलाती है। इस प्रकार उत्पादक या विक्रेता की वस्तु बेचने की शक्ति को जत्था कहा जाता है। यानी कि वो 500 में से 300 इकाई बेच सकता है, वो उसकी शक्ति है उतनी, उसके पास उतना स्टॉक है। इस प्रकार जत्था अर्थात वस्तु के कुल विक्रय पात्र इकाई का प्रमाण, यानी कि जितनी भी वस्तुएं उसे बेचनी है उसका कुल प्रमाण, जितनी भी वस्तुएं हैं सबके सब जत्था कही जाती है। और दूसरा लिखा है कि पूर्ति जत्थे से कम हो सकती है, यानी कि जितना भी माल सप्लाई करना है वो हमारे पास जितना भी माल सामान स्टॉक में पड़ा है उससे कम हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापारी के पास जितनी वस्तुएं स्टॉक में होगी वो उतना ही सप्लाई कर सकता है, उससे अधिक माल सामान सप्लाई नहीं कर सकता है। जत्था और उत्पादन दो अलग अलग विषय है। क्यों अलग अलग विषय है? क्योंकि उत्पादन में से न बेची गई इकाई का भी जत्था में समावेश हो जाता है। कि जत्था में किसका समावेश होता है? तो जो उत्पादित माल सामान किया गया है उसके अलावा भी अगर पिछले साल का या फिर पुराने वर्षों का माल सामान कुछ पड़ा हुआ है तो उसका भी हम चालू वर्ष में जत्थे में समावेश कर लेते हैं। तो इस प्रकार जत्था ये पूर्ति से अधिक होता है, पूर्ति से कम नहीं होता। पूर्ति जत्थे से कम होती है, यानी कि जो सप्लाई किया जाता है माल सामान वो हमारे पास जो स्टॉक है, जत्था है, उससे कम होती है। तो ये पूर्ति और जत्था के बीच अंतर था कि दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, पूर्ति अलग है और जत्था अलग है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है पूर्ति को असर करने वाले परिबल। तो पूर्ति को असर करने वाले मुख्य दो परिबल हैं, एक वस्तु की कीमत है और दूसरा कीमत के अलावा अन्य परिबल हैं। तो पहला दिया है पॉइंट वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत किस प्रकार पूर्ति को असर करती है? तो वस्तु की पूर्ति को असर करने वाला ये सीधा एकदम महत्वपूर्ण परिबल है कि जो सीधे सीधे हमारी पूर्ति को असर कर सकता है। जैसे कोई उत्पादक है तो उसके पास माल सामान पड़ा है, लेकिन भविष्य में कीमत अधिक होगी, ऐसी उसे आशा है, इस प्रकार की अटकल है, तो वो कीमत बढ़ने का इंतजार करेगा, वो उस समय सप्लाई कम कर देगा। उसी प्रकार है कि यदि वस्तु की कीमत मार्केट में कम है तो वो सप्लाई कम कर देगा। अगर वस्तु की कीमत मार्केट में अधिक है, बाजार में उसकी वस्तु की कीमत अधिक है, तो वो अधिक से अधिक सप्लाई करेगा, क्योंकि वो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है।
तो इस प्रकार कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध देखने को मिलता है। हमने मांग वाले चैप्टर में देखा था, जो हमारा तीसरा चैप्टर था, तो मांग और कीमत के बीच में व्यस्त संबंध था, ऋण संबंध था। कीमत बढ़ती है, मांग कम हो जाती है, कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पूर्ति में उल्टा होता है, कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, और कीमत कम होती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है। उसके बाद वस्तु की कीमत के अन्य परिबल दिए हुए हैं, जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे।